और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ संकट पर उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में चीफ जस्टिस से संज्ञान लेने की अपील की है। इसे लेकर एक बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी भी लिखी है। और चिट्ठी में क्या लिखा गया है ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। जोशीमठ के लोगों को बचाने के लिए हाईकोर्ट फौरन इस मामले में कमेटी का गठन करे। बार एसोसिएशन ने इस चिट्ठी को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करने की अपील की है। तो जोशीमठ में आई आपदा पर बहुत बड़ी खबर अब तक पहुंचाने जा रही है। जोशीमठ में जिन घरों, दुकानों, होटल्स को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है, उनके बाहर रेड क्रॉस का निशान यहां पर लगा दिया गया है। जोशीमठ में कई सारे घर ऐसे हैं जिनके सामने रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। इन घरों को फौरन खाली कराया जा रहा है, यानी इन घरों में, इन होटल्स में जहां क्रॉस निशान है वहां कोई इस वक्त नहीं रह सकता। घरों पर खतरे का निशान, दुकानों पर लाल निशान, होटलों पर खतरे का निशान। जोशीमठ से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जिन इमारतों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है, उन सभी की दीवारों पर ऐसे खतरे के निशान लगा दिए गए। जोशीमठ में ही खतरे के लाल निशान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो मकानों, होटलों के बाहर भी इस तरीके के खतरे के लाल निशान लगा दिए गए हैं। क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम अलग अलग घरों पे, बिल्डिंग्स पे। ये क्रॉसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जोशीमठ के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और क्यों ये क्रॉसेस लगाए हैं उसकी भी जरा आप तस्दीक कर लीजिए कि ये कारण है। जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरा आंगन का हिस्सा है ये दो भागों में कट गया है, इसकी वजह से इस तरीके के रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम उन बिल्डिंगों में जिनको रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इस तरीके के लाल चिन्ह वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर होटल्स हैं जिनमें फिलहाल हम आपको ये निशान दिखा रहे हैं। इन घरों में किसी की दीवारों में मोटी दरारें हैं, किसी की सीढ़ियां चटक चुकी हैं, कहीं पिलर में बड़ा गैप आ चुका है। जरा देखिए कि किस वजह से इनको असुरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ रहने के लिए मनाही की गई है। ये आप बिल्कुल एक सीढ़ी का यहाँ पर हाल देख रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखें कि कितना गैप आ गया है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इसके पीछे तक दिख रहा है। मतलब मैं यहाँ से ये पूरा गैप दिख रहा है कि इसके बीच तक पूरा आ गई। ये दीवार यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई है और ये कारण है कि इस इलाके को, इस जगह को अनसेफ घोषित किया गया है रहने के लिए, रेजिडेंट्स के लिए। ऊपर की तरफ आप चलते हैं तो ये सीढ़ियां आप देखें कि अपने किनारे छोड़ चुकी हैं। यहां आप देखें फिर उसी तरीके का गैप नजर आ रहा है। पहले लोगों ने इन दरारों को सीमेंट से भरने की कोशिश की, आपदा से बचने के तमाम जतन किए। इसके बावजूद खौफ की दरारें बढ़ती जा रही हैं। यहीं बाहर देखें जहाँ क्रॉस लगा उसके ठीक नीचे आपको मोटी मोटी दरारें, उसके ऊपर खिड़की के पास का हिस्सा जब आप देख रहे हैं तो आप देखें कि पूरा टूट गया है। लकड़ी की मदद से अभी ऊपर के हिस्से को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो खंबे से लगाए गए लकड़ी के, लोहे के, उससे ये बालकनी का जो पूरा एरिया है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरे गड्ढे ही गड्ढे, गहरी दरारें नजर आ रही हैं और जाहिर तौर पर यही कारण है कि प्रशासन ने इस घर को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया है। साफ कहा है कि इस घर को खाली करें। ये हालत यहाँ पर जरा ऊपर देखें किस तरीके से मोटी मोटी दरारें, जिस तरीके से हम तस्वीर हर जगह जोशीमठ की देख रहे हैं। जोशीमठ की मेन रोड की बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आवासों को रेड क्रॉस लगाकर असुरक्षित घोषित किया गया है। जहां खतरा ज्यादा है, दरारों का डर बेहिसाब है, वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और जो बचे हैं वो अपना सामान ले जाते दिखे। प्रशासन की तरफ से इन सभी लोगों को प्राइमरी स्कूलों, गुरुद्वारों, कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। ये वो जगह हैं जो प्रशासन की नजर में सुरक्षित हैं।
मठ संकट पर उत्तराखंड सरकार ने 8 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं। सिलसिलेवार तरीके से उन सिफारिशों के बारे में आपको बताएंगे। और इस वक्त वो सिफारिशें क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है इस सिफारिश में, ये कि ज्यादा नुकसान वाली इमारतें तोड़ी जाए। जो रेड क्रॉस का निशान इस वक्त आपको दिख रहा है वो सिफारिशों में मेंशन है। इसके अलावा देखिए ये भी कहा गया है कि इन इमारतों को तोड़कर जो मलबा उसके बाद आता है उस मलबे को वहां से हटा दिया जाए, जिससे कि जिंदगी को बचाया जा सके। तो जोशीमठ संकट पर यह सिफारिश है जहां पर रहने लायक इलाकों की पहचान की जाए, यानी कि आखिर लोग अपना नया आसरा कहां पर करें उसकी भी पहचान करनी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, ये उस कमेटी की सिफारिश है जो सरकार को सौंपी जा रही है। पूरे इलाके का डिटेल जियोटेक्निकल सर्वे करवाया जाए और सर्वे के आधार पर ही ये डिसीजंस लिए जाए। और देखिए इसके अलावा प्रभावित जो इलाके हैं उनकी मिट्टी की भी जांच करवाई जाए, इस बात की भी अपील यहाँ पर की गई है। आप समझिए, क्योंकि पूरे इलाके का भौगोलिक सर्वे करना कितना जरूरी है, सिफारिश में यहाँ पर यह भी एड ऑन किया गया है। और इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सर्वे कराना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा क्षतिग्रस्त इमारतों का आकलन हो, यह आकलन भी जरूरी है इस वक्त। और इसके अलावा भी देखिए तमाम वो बिंदु है जिसको लेकर अपील की गई है, सिफारिश की गई है, जिससे कि जोशीमठ का जो संकट है उसे यहां से कम किया जा सके। और जोशीमठ का सिंघधार इलाका पूरी तरीके से खतरे की इस वक्त जद में नजर आ रहा है। सिंघधार इलाका जहां घरों को खाली करवाया जा रहा है, कई मकानों को खाली करवा भी दिया गया है। सिंघधार में 56 इमारतें खतरे की जद में है। जो घर खाली कराए गए हैं उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना प्राथमिकताओं में शुमार है। छह 600 से ज्यादा घरों पर खतरा, कुछ होटल में दरारों की दहशत, कई दुकानों में दरारें। जोशीमठ में इस समय खौफ का मंजर पसरा है। हर चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। जिंदगी भर के खून पसीने से जिस आशियाने को बनाया, अब उसे ही खाली करना पड़ रहा है। अपनी ही आंखों से अपने आशियाने को तबाह होते देखना सबसे बड़ा दर्द है। जोशीमठ के सिंघधार इलाके के लोगों पर इस समय कुछ ऐसा ही बीत रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। हाँ जी, क्या करना, ये सामान ले जाना पड़ रहा है हमको। ये परेशानी हो गई। अब यहाँ मकान खतरे में, तो आपका घर आप छोड़ देंगी? अब क्या करना, यहीं रहेंगे ना, जोशीमठ में कहीं भी रहेंगे। जोशीमठ अपन घर देखेंगे। यहाँ जमीन नहीं छोड़ते, अपनी जमीन है, हमारी गाय है, बाछी है जी। हाँ, कहाँ जाएंगे, बच्चे स्कूल के है, उनकी बहू से खराब हो गई, क्या करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैकिंग यहाँ पर की जा रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से इस तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आफत कुछ इस कदर बढ़ गई है कि लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। दुकानों को खाली करके जाना मजबूरी बन चुकी है। जोशीमठ में इस संकट को लेकर स्थानीय लोग क्या वजह बता रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो टनल बनी है एनटीपीसी की, तो उसकी वजह से हमारे पूरा जोशीमठ भोग साहब को इसमें आ गया है। और यहाँ पे जेपी कंपनी में यहाँ पे जो पानी निकल रहा है, तो ये भी उसी का पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे 250 ब्लास्टिंग होने की वजह से यहाँ पे हमारे जो क्षेत्र में ये दरारें आई है, ये अभी करीबन 1 हफ्ता हो चुका है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या आपका कारोबार भी है? यहाँ पे मेरी दुकान है यहीं सामने पे, तो मेरे एक दुकान का सहारा है। यहाँ पे एक अपना रोजी रोटी का वो है, तो ये सब खत्म हो चुका है। तो अगर सरकार यहाँ पे हमको विस्थापन भी करती है कहीं पे भी, तो उसके साथ अगर हमको रोजगार का भी अवसर दिया जाए उसमें, वरना हमारे बच्चे इस तरीके से भूखे मर जाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हम उनकी फीस कहाँ से दे पाएंगे। जोशीमठ में बीते दिनों से बेहिसाब निर्माण कार्य भी हो रहे थे, जिसे प्रशासन ने फौरन रोक दिया है। कुछ लोग इस निर्माण कार्य को भी संकट की वजह मान रहे हैं। लगातार बेतरतीब निर्माण को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस आपदा के पीछे। और हम इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मौजूद हैं, जिसे कि जानकारी के मुताबिक 10 दिनों पहले ही बंद करवा दिया गया था। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया गया था और सरकार पूरी तरीके से, प्रशासन पूरी तरीके से इस बात को लेकर अलर्ट है कि किसी भी तरह का जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो ना किया जाए, क्योंकि बोझ बताया जा रहा है कि बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि जोशीमठ के सिंघधार इलाके में 56 से ज्यादा घर इस खतरे की जद में हैं।
लगभग सभी परिवारों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और जो बचे हैं उन्हें भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो जोशीमठ के सिंघधार इलाके में लोग आखिर कैसे खौफजदा हैं? लोगों के घरों में कितनी बड़ी बड़ी दरारें आई हैं? एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और रिपोर्ट के जरिए लोगों की परेशानी बताएंगे कि लोग अपने आशियाने को लेकर कितने चिंतित हैं। यहाँ पर न सिर्फ दरारों की समस्या है, क्योंकि पानी भी लगातार रिसता जा रहा है और ये पानी कहाँ से आ रहा है ये इस बात की जानकारी अभी तक हालांकि किसी को नहीं हो पाई है। तस्वीरें दरअसल माताजी हमें दिखाएंगी कि इनके घर में किस तरीके से पानी आ रहा है। यहाँ इन दीवारों से पानी आ रहा है, ये देख से आप यहाँ से आ रही है, गीला पूरा पानी है। ये यहाँ से दीवारों से पानी आ रहा है, पीछे मकान के पीछे भी दुनिया भर का पानी है। ये आप देखो, ये पूरा गीला है, पानी आता है। आज तो मतलब बारिश आएगी तो ये पूरा ही नीचे चले जाएगा। ऐसे भी मतलब थोड़ा और अगर आप यहाँ पे दिखा पाएंगे, देखिए यहाँ पर एक और मकान बना है और लाइन से मकान बने पड़े हैं और अंदाजा लगाइए, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ पर ये पानी जो आता जा रहा है इसकी वजह से नींव कमजोर हो रही है। और अगर ये भर कर तमाम मकान एक साथ नीचे गिरेंगे तो यकीन मानिए कई जिंदगियां होंगी जो कि मौत के गाल में समा जाएंगी। और इस वक्त बड़ी जानकारी एक और जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ संकट पर उत्तराखंड सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है, वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस रिपोर्ट में दरार वाले मकानों को तोड़ने और मलबे को हटाने समेत कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी सिफारिश की गई है। 8 सदस्यों वाली समिति ने और क्या कुछ सलाह दी है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। सौ से ज्यादा इमारतों में दरार, पूरे इलाके में दरार ही दरार। जोशीमठ के इस हालात की वजह क्या है, इसे जानने के लिए उत्तराखंड सरकार की 8 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई है, आपको ये भी आगे बताएंगे। फिलहाल ये संकट कितना गंभीर है, इसे समझने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सबसे बड़ा ऐलान सुन लीजिए। जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है? क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक? और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है, वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे। यानी सरकार अब पहाड़ों पर बसाहट की सीमा तय करेगी ताकि कहीं और जोशीमठ जैसा मंजर सामने ना आए। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की कमेटी ने 5 और 6 जनवरी को जोशीमठ में जमीन दरकने और मकानों में आई दरारों का सर्वे किया और फिर रिपोर्ट तैयार की। ज्यादा नुकसान वाले घर तोड़ दिए जाएं, मलबे को हटाया जाए, रहने लायक इलाकों की पहचान की जाए, पूरे इलाके का डिटेल्ड जियो टेक्निकल सर्वे हो, प्रभावित इलाकों की मिट्टी की जांच हो, पूरे इलाके का भौगोलिक सर्वे किया जाए, प्रभावित इलाके की हाइड्रोलॉजिकल जांच हो, क्षतिग्रस्त इमारतों का आकलन किया जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए 600 से ज्यादा इमारतों को खाली करवाया जा चुका है। अब तक 60 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। साथ ही साथ कई और एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। जोशीमठ के क्षेत्र में अभी हमने नगरपालिका क्षेत्र में और नियर बाय एरियाज में अभी सभी निर्माण कार्य अग्रिम आदेशों तक हमने अभी रोक लगा रखी है। जो भी लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो रहे हैं हमारे नगरपालिका में, गुरुद्वारे में और होटल्स में जो रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं। जोशीमठ में कई जगहों पर हालात बहुत डरावने हो चुके हैं। हर दिन दरारों का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम जतन के बावजूद हाल बेहाल है।
कहीं कहीं तो इमारतें ध्वस्त होने के कगार पर है। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम लगातार ऐसी ही जगहों पर जा रही है जहां पर दरारें बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आशियानों में दरार, खतरे में इंसान। होटल खाली, मकान खाली। जोशीमठ के कोने कोने में दरारों की दहशत। जोशीमठ के जितने भी घरों में दरारें आई हैं, उनमें कई मकानों को खाली कराया जा चुका है और कईयों को खाली कराने की कोशिशें की जा रही हैं। बढ़ते दिनों के साथ ही मकानों की दीवारों में दरारें भी बढ़ती चली जा रही है। कल जितना गैप था, आज उससे ज्यादा हो चुका है। फर्श से लेकर छत तक बस दरारें ही दरारें दिख रही है। किचन में भी हालत कुछ ऐसी ही दिखी। जोशीमठ में जो आशियाने खाली करा दिए गए हैं, वहाँ भी हर जगह ऐसा ही मंजर है। ये दरारें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर और ज्यादा भीषण हालात हैं। और ये देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें हैं। और इन दरारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं। और ये जिस तरीके से दीवार यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा हिस्सा दरअसल यहाँ पर अलग हो चुका है और ये बस टिका हुआ है जैसे तैसे। ऐसे में यहाँ पर रहना वाकई खतरे से खाली नहीं है और ज्यादा यहाँ पर हलचल भी एक तरीके से जानलेवा साबित हो सकती है। अगला हिस्सा देखते हैं। ये हिस्सा हमने दिखा दिया। ये यहाँ पर फर्श भी आप देखते जाइए कि किस तरीके से यहाँ पर फर्श, और ये भी पूरा का पूरा जो इलाका है, ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो स्लेब है वो यहाँ से अलग हो चुकी है। लेकिन इस तरह बढ़ेंगे, दरअसल ये किचन मालूम होता है कि जैसे ये किचन रहा हो। और यहाँ पर देखिए, ये जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है पूरी तरीके से इससे अलग हो चुका है। ये स्लैब भी अलग है और ये जैसे तैसे किसी तरीके से ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से पर टिका हुआ है। ऐसे में यहाँ पर ज्यादा देर रहना वाकई खतरे से खाली नहीं है। सिर्फ मकानों को ही नहीं, कई होटल भी खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि हर दिन दरारों की चौड़ाई बढ़ती ही जा रही है। तस्वीर में यहाँ पर दिखाऊंगी। दरअसल ये होटल हुआ करता था और इस होटल की जरा हालत देखिए साफ तौर पर। इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि इससे आगे जाना दरअसल खतरे से खाली नहीं होगा। यहीं पे रह के दिखाते हैं। 2 दिन पहले दरअसल जब यहाँ पर हम पहुंचे थे तो ये गैप इतना ज्यादा नहीं था और अब ये देखिए इतना ज्यादा गैप हो गया है कि अगर ये पत्थर नीचे गिरता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर किसी का पैर भी फंस जाएगा। इस होटल को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया और ये जगह आगे आपको दिखाते जाएंगे, देखते जाइए कि किस तरीके से ये यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये भी एक होटल है और ये होटल की सीढ़ियां हैं दरअसल। आप तो जोशीमठ के वजूद को लेकर कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इस बीच उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन खिसकने से लोगों में डर, दहशत के बीच टिहरी से भी जमीन दरकने की खबर सामने आई है। और टिहरी झील के पास के गांव में लोग दहशत में हैं इस वक्त। आपको बताएं, भटकंडा गांव में घरों की दीवार में दरारें देखी गई हैं। मकानों के अलावा सड़कों पर भी दरार नजर आ रही है। दहशत में जी रहे गांव के लोग टूटे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। जोशीमठ में हुए भूस्खलन भूदसाव ने शासन प्रशासन को झकझोर दिया है। वहीं बात की जाए अगर टिहरी जिले की, तो टिहरी झील से प्रभावित भटकंडा के गांव में अभी हम पहुंचे और आप देख सकते हैं टिहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते यहाँ पर लगातार भूस्खलन और भूदसाव हो रहा है। हालात ये है कि अब ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है और कहीं ना कहीं जो मकान है वो बल्लियों के सहारे टिके हुए। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं जो पूरा मकान है वो पूरी तरह से बैठ चुका है। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो डर के साए में एक तरह से जीने को मजबूर है और कितनी ज्यादा यहाँ पर को भूस्खलन भूदसाव हो रहा है, जिसके चलते लोगों में डर व्याप्त है और कहीं ना कहीं लोग लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका विस्थापन नहीं हो पाया। हालांकि कुछ परिवारों का रौलाकोट, नंदगांव वगैरह का विस्थापन की बात कही जा रही है और उन्हें पैसा दिया गया है, लेकिन जो भटकंडा गांव है अभी तक इसका विस्थापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और लोगों में डर व्याप्त है। कहीं ना कहीं लोग अपने मकान छोड़ के किराए पे बाजारों में रहने को मजबूर है। नंदगांव का विस्थापन की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकंडा के जो ग्रामीण है करीब 8 से 10 परिवार ऐसे हैं जो अभी तक डर के साए में जीने को मजबूर है। और इन दिनों लगातार कड़ाके की ठंड पड़ी और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण जो है वो दहशत के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन अभी तक उनके विस्थापन की बात नहीं हो पाई है और ना ही उन्हें मुआवजा मिल पाएगा। और
और इस वक्त हम आपको खबर दिखाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। नए साल में यूक्रेन रूस युद्ध की सूरत बिल्कुल बदल सकती है। एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने इस बात का दावा किया है कि इस साल के आखिर तक रूस यूक्रेन से जंग हार सकता है। और इसके पीछे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के वो 10 बाहुबली हथियार हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनके दम पर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना को अपनी जमीन से खदेड़ना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के जिन 4 सीमांत राज्यों में रूस ने शुरुआती कब्जा कर लिया था, उनमें से करीब आधी जमीन यूक्रेन ने वापस छीन ली है। तो आइए आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की के वो 10 बाहुबली कौन कौन से हैं जिनके दम पर पुतिन को जंग में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। साल 2023 में पुतिन को अपनी जिंदगी में पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया है कि यूक्रेन में पिछले साल से छिड़ी जंग में पुतिन का हारना संभव है। मिलिट्री एक्सपर्ट ने यह दावा ज़ेलेंस्की की फौज का जज्बा, विदेशी हथियारों की मदद और पश्चिमी देशों के समर्थन को देखते हुए किया है। इसके अलावा पिछले कुछ महीने में ज़ेलेंस्की की सेना ने जिस तरह से रूस के सैनिकों को उनके कब्जे वाले इलाकों से खदेड़ा है और जहां से रूस के सैनिक अब तक दोबारा कब्जा नहीं कर पाए हैं, उसे देखते हुए मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस के पांव उखड़ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ज़ेलेंस्की के वो कौन से 10 बाहुबली हथियार हैं जिनके प्रचंड वार से पुतिन की सेना दहल उठी है। वो कौन से हथियार हैं जिनके दम पर यूक्रेन की सेना ने नए साल में 5 दिनों के भीतर रूस के करीब 4000 सैनिक मार गिराए हैं। और ज़ेलेंस्की के 10 अचूक हथियार कौन से हैं जो पुतिन को यूक्रेन की जंग में मात दे सकते हैं। नंबर 1, M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अमेरिका का लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे यूक्रेन की जंग में गेम चेंजर कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की की फौज ने हाइमर्स के इस्तेमाल से ही 1 जनवरी को रूस के 400 सैनिकों को मार गिराया था। अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 20 हाइमर्स दिए हैं। नंबर 2, स्टारलिंक सैटेलाइट्स। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स जंग में यूक्रेन की सेना की बड़ी मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी इंटेलिजेंस को स्टारलिंक सैटेलाइट्स की मदद से रूस के सैन्य ठिकानों और सैन्य वाहनों का रियल टाइम लोकेशन आसानी से मिल रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर सटीक हमला कर उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नंबर 3, टोपोलेव Tu-141। टोपोलेव Tu-141 स्ट्राइज एक सोवियत टोही ड्रोन है जिसे 1970 और 1980 के दशक के अंत तक सोवियत सेना जासूसी के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन 2014 से यूक्रेन की मिलिट्री इसका इस्तेमाल करती आ रही है। नंबर 4, M777 155 mm तोप। यह ऑस्ट्रेलियाई सेना की आधुनिक तोप है। इसकी रेंज 24 से 30 किलोमीटर तक है। इस तोप से 1 मिनट में लगातार 2 राउंड और 1 मिनट में 5 रैपिड फायर किए जा सकते हैं। जंग में ज़ेलेंस्की की सेना इनका खूब इस्तेमाल कर रही है। नंबर 5, पैंजर हाउबिट्ज 2000 टैंक। ये जर्मनी की ऑटोमेटिक तोप है जिसे जर्मन सेना 1990 से इस्तेमाल कर रही है। बर्स्ट मोड में ये 9 सेकंड में 3 राउंड और 56 सेकंड में 10 राउंड फायर कर सकता है। इसमें लगी बंदूक प्रति मिनट 10 से 13 राउंड फायर कर सकती है। इसमें 2 ऑपरेटर 12 मिनट से भी कम वक्त में 60 गोले दाग सकते हैं। इसकी रेंज 67 किलोमीटर तक है। नंबर 6, MS Tab 155 mm तोप। ये एक सोवियत तोप है जिसे 1987 में सोवियत और रूसी सेना में तैनात किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे परमाणु बम के गोले भी दागे जा सकते हैं। नंबर 7, ग्लोनास। ये ग्लोबल नेविगेशन रेडियो सर्विस ऑपरेटिंग सैटेलाइट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल 1976 में शुरू हुआ था। सोवियत से अलग होने के बाद यूक्रेन को इसके कुछ सैटेलाइट्स मिले थे जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों को ट्रेस करने में कर रहा है।
नंबर 8 MSTAS 152 mm ट्रैक तोप। ये एक ऑटोमेटिक तोप है जिसे सोवियत संघ के दौरान डिजाइन किया गया था। इसके 2S19 वर्जन का विकास 1980 में किया गया। इसे वक्त के साथ साथ बेहद मॉडर्न बनाया गया है। इसके दम पर यह बेहद खतरनाक टैंक बन गया है। इसकी रेंज करीब 29 किलोमीटर है। नंबर 9 स्मर्च टॉर्नाडो MLRS। स्मर्च को टोर्नाडो के नाम से भी जाना जाता है। सोवियत रूस के जमाने का यह हथियार एक मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। नंबर 10 लेपर्ड 2। यह जर्मनी का तीसरी पीढ़ी का मुख्य जंगी टैंक है। यूक्रेन को 63 टन के इस टैंक की सप्लाई जर्मनी लगातार कर रहा है। इन 10 बाहुबलियों के दम पर जेलेंस्की ने पिछले करीब 11 महीने से पुतिन की ताकतवर सेना के छक्के छुड़ाए हुए हैं। इधर यूक्रेन की तरफ से जो घातक हमले किए जा रहे हैं उसका जवाब रूस की सेना बारूद से दे रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा सामने आया है कि पिछले 12 घंटे में उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ खतरनाक हमले किए, जिसमें 600 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन पर किए इस हमले को रूस बदले की कार्रवाई बता रहा है। साल बदला लेकिन महायुद्ध के मैदान में डटे दो देशों के बीच विध्वंस की तस्वीर नहीं बदली। 2022 में शुरू हुई जंग 2023 में और भीषण होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि रूस हो या यूक्रेन, दोनों ही देश अपने आसमान में उठने वाले एक एक हमले का जवाब बारूद से दे रहे हैं। 1 जनवरी को यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने नए साल की शुरुआत रूस के सैन्य ठिकाने को तबाह करके की है और बारूदी संहार में रूस के 400 सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो अब उस संहार का रूस की सेना ने बदला लेने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिसमें यूक्रेन के 600 सैनिक मारे गए हैं। 11वें महीने में तबाही, बर्बादी और हर विघात का बदला दोनों देशों की प्राथमिकता बन चुका है। खैरसोन से लेकर खार्किव तक रूस की सेना अपने बारूद से हर जमीन को तर कर देना चाहती है, जिसके लिए वो अपने घातक हथियार को इस्तेमाल कर रही है। В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием объединенной группировки российских войск реализована операция «Возмездие». В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам. पुतिन की पलटन बदला लेने में कतई देर नहीं कर रही। ये हम नहीं, इन 10 महीनों का इतिहास बता रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 8 जनवरी की रात रूस की सेना ने 30 से ज्यादा यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। रूस के खूंखार फाइटर जेट ने यूक्रेन के 5 विमानों को मार गिराया। रूस की एंटी ड्रोन सिस्टम ने यूक्रेन के 5 ड्रोन को नष्ट कर दिया। 10 हिमार्स, MLRS और एक हाव मिसाइल को हवा में नेस्तनाबूद कर दिया। खार्किव में यूक्रेन के Su-27 फाइटर जेट को भी मारने का दावा रूस ने किया है। रूस के पास बेहद घातक हथियार हैं। उसके बारूदी गोदाम की शक्ति से हर कोई वाकिफ है। उसकी तबाही को इस युद्ध में हर किसी ने देखा। पुतिन की पलटन के पलटवार का नतीजा सिर्फ यही नहीं है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि संघर्ष विराम के खत्म होते ही रूस के घातक हमले शुरू हो गए। दावा है कि रूस की सेना ने क्रास्नोलिमास्की में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर टारगेट किया, जिसमें 50 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई। रूस के इस बदले को कुछ घंटे ही बीते थे कि यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ फिर से चढ़ाई करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने नए भर्ती हुए रूस के सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया। यूक्रेन के इस हमले में रूस के 14 सैनिकों के मारे जाने की खबर है।
बारूदी विनाश रुक नहीं रहा है, हमले जारी हैं। दोनों ही देशों की जमीन बारूद से ढक गई है। युद्ध का न अंत दिख रहा है, न अंजाम नजर आ रहा है। तो ज़ेलेंस्की ने रूस पर क्रिसमस के दिन झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने रूस के उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें यूक्रेन के 600 सैनिकों की मौत की बात कही जा रही है। जेलेंस्की ने कहा कि बखमुत में भीषण लड़ाई लगातार जारी है, रूस के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। रूस यूक्रेन की जंग और खूंखार हो चली है। अब दोनों देशों की मिसाइलों का मुंह सीधे सैनिकों के ठिकानों की ओर तैनात है। जैसे ही कहीं से सेना के खुफिया ठिकानों की पुख्ता खबर मिलती है, वैसे ही मिसाइल छूट पड़ती है दुश्मन की सेना को जलाकर खाक करने के लिए। नए साल में दोनों देशों ने एक दूसरे के छिपे सैन्य ठिकानों को ढूंढने की कोशिशें तेज कर दी हैं। कहीं ड्रोन से तो कहीं ह्यूमन सोर्स से, तो कहीं मोबाइल नेटवर्क को ट्रेस कर पता लगाया जा रहा है कि सेना का अस्थायी आर्मी कैंप किस बिल्डिंग में, हॉस्टल में, स्कूल में या अपार्टमेंट में बनाया गया है। ये पता चलने के कुछ ही मिनटों में वो जगह, वो ठिकाना एक जोरदार धमाके के साथ जमींदोज हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग मौत की नींद सो जाते हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एक अस्थायी सैन्य बेस पर हमला कर वहां मौजूद 600 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया है। रूस के इस दावे को यूक्रेन ने सिरे से खारिज कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि उनके सैनिक रूस के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। Знов побачив цими днями, що Росія бреше, навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва, удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито мовчання армії. Чергові погрози російських посадовців в Європі і світу, і все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемир'я. Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатію і політикою ніколи вже. जेलेंस्की ने रूस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि रूस आम लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस के सैन्य अधिकारी दुनिया के लिए बड़ा खतरा हैं। Одразу після Різдва удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито мовчання армії. Чергові погрози російських посадовців в Європі і світу, і все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемир'я. Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатію і політикою ніколи вже. नए साल में दोनों सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो चुकी हैं। पुतिन के सैनिक जेलेंस्की पर प्रचंड प्रहार कर उनके गुस्से को भड़का सकते हैं। तब यूक्रेन को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आतंकवाद और अपराधी के गठजोड़ पर भारत सरकार ने करारा प्रहार किया है। एनआईए ने कनाडा में बैठे अर्शदीप सिंह डाला को आतंकी घोषित कर दिया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, न्यूज 18 इंडिया ने करीब 45 दिन पहले इसकी खबर दी थी। इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिस पर आज भारत सरकार ने मुहर लगा दी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ, अर्शदीप डल्ला आतंकवादी घोषित हो चुका है। इससे पहले ही हमने आपको ये जानकारी दी थी और गृह मंत्रालय की तरफ से फिलहाल इसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। और आतंकवाद और अपराधी के गठजोड़ पर भारत सरकार का ये बहुत करारा प्रहार माना जा रहा है। ओपी तिवारी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, और क्या जानकारी? देखिए, इस मामले में आपको बता दूं कि न्यूज 18 की खबर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज मोहर लगा दी है। बीते 29 नवंबर को न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को बताया था कि पंजाब के वो बड़े अपराधी जो विदेशों में बैठे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने जा रहा है। और इस मामले में अर्शदीप सिंह डाला, जिसे आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया है, इसका नाम भी न्यूज 18 की रिपोर्ट में शामिल था।
न्यूज 18 की रिपोर्ट पर मोहर लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज इस शख्स को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स कनाडा में इस समय बैठा हुआ है और पंजाब में बड़े पैमाने पर आतंक फैला रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर आरोप है कि ये शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हथियार, पैसे और अन्य वित्तीय सहायताएं अपने कॉन्ट्रैक्ट को दे रहा है और उनके जरिए पंजाब समेत अनेक राज्यों में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। और इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज इस शख्स को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया, यानी न्यूज 18 की खबर पर लगी है बहुत सरकारी मोहर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे ब्राजील से। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में प्रदर्शनकारियों के जबरदस्त हंगामे की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है और इसके बारे में जानकारी भी दी है। आपको बताया ये गया कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी जा घुसे थे। यहाँ तक कि ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट में भी तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है, वो तस्वीरें भी सामने आई। विरोध ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के तुरंत बाद होना शुरू हो चुका था, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि हालात को फिलहाल काबू में कर लिया गया है। दंगे की ये तस्वीरें ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया की हैं। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए, वहाँ जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सी, कंप्यूटर तोड़ दिए। संसद भवन में जिधर कैमरा गया वहाँ उपद्रवियों के दंगों के निशान दिखाई दिए। इन प्रदर्शनकारियों ने हरे और पीले रंग के कपड़े पहने थे। इनमें से एक ग्रुप सदन अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ गया और वहां उसके आसपास जमा हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि प्रदर्शनकारी स्पीकर के डायस पर चढ़कर माइक से छेड़छाड़ करते रहे।